हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारी पार्ट 2 पर बन रही है। इससे पहले जो पार्ट 1 जिन बच्चों ने नहीं देखा वो पार्ट 1 जाके देख लीजिए। वहाँ पर 30 से 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बता दिए गए हैं, ठीक है, जिसका लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल अभी हम लोग पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इसमें भी अपने 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे होने वाले हैं जो कि आपकी पूरी किताब का रिविजन चल रहा है एक तरह से, जिस पर पार्ट 1 आप लोग का बच्चों बन चुका है। ये पार्ट 2 है। पार्ट 3 पार्ट 4 अभी आना बाकी है। आज का दिन आप लोग का समझ लीजिए पूरा, ये समझ लीजिए जितने पूरे साल भर की मेहनत आप लोग की है वो आज आप लोग का लास्ट दिन है। जितना आप लोग रिवीजन कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा करिए। इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोग की पूरी बायोलॉजी की किताब का आज हम पूरा रिवीजन करवा रहे हैं स्टार्टिंग से। तो फर्स्ट पार्ट आ चुका है, आप लोग देखिएगा कि ये पार्ट सेकंड है, लेकिन जितने ही पार्ट आ रहे हैं आप पूरा देखिएगा। समझ लीजिए अगर आपने ये सारे पार्ट देख लिए तो एक तरह से आप लोगों ने अपने पूरे किताब का रिवीजन कर लिया है। तो फिलहाल आज की वीडियो को हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा क्या हो रहेगा कि अवशेषी अंग की परिभाषा दीजिए तथा उदाहरण बताइए। तो अवशेषी अंग कौन कौन से होते हैं इसकी परिभाषा देख लीजिए क्या होगी। जीवधारियों के पूर्वकालिक क्रियाशील अंग जो जीवधारियों द्वारा उपयोग न किए जाने के कारण अवशेषी हो गए हैं। जीवधारियों में ऐसे अंग जो पूर्वकालिक मतलब बहुत समय से जो क्रिया हमारे शरीर में है लेकिन उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या हो गए हैं, अवशेषी हो गए हैं। मतलब अवशेष के तौर पर एक तरह से हमारे शरीर में केवल बस लगे हुए हैं, हम उनका यूज़ कुछ नहीं कर रहे हैं, हो गए एवं भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। ऐसे अंग अवशेषी अंग कहलाते हैं। जैसे आप लोग अभी जो लोग वीडियो देख रहे हो आप लोग, जैसे हमारे पैर की सबसे छोटी उंगली, उसका यूज़ हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे शरीर में हमारे चीज़ हैं जिनका यूज़ ना के बराबर होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या होंगी, धीरे धीरे पीढ़ी भविष्य में आने वाली पीढ़ियों में ये समाप्त हो जाएंगी। जैसे आप हमारे अपने पैर की सबसे छोटी उंगली देखिए, वो सबसे छोटी क्यों है, क्योंकि उसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा कम है। हाथ की भी ऐसी हमारी सबसे छोटी उंगली कौन सी होती है, वो भी सबसे छोटी रहती है, ठीक है। तो क्योंकि इन सब का यूज़ बहुत ही कम होता है। तो वही यहाँ पर बताया गया, ऐसे अंग जो हमारे शरीर में केवल ऐसे लगे हुए हैं, वैसे तो कोई चीज़ फालतू नहीं है हमारे शरीर में, लेकिन हाँ जिनका यूज़ हम लोग कम करते हैं तो उनको यहाँ पर बोला गया है बच्चों अवशेषी अंग, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज़ आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि पूरी वीडियो काफ़ी लंबी हम खींचना नहीं चाह रहे हैं, आप लोग का जल्दी से जल्दी रिवीजन कराना चाह रहे हैं, इसलिए एक एक चीज़ आप लोग को हम समझा नहीं पाएंगे, ठीक है। क्योंकि पूरा हम जल्दी से आप लोग को बताते चल रहे हैं, केवल आप लोग एक नज़र डालते चलिए कि आप लोग को है आता है कि नहीं आता है। आता है तो एक बार रिविज़न कर लीजिए, नहीं आता है तो उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ध्यान से, या तो पढ़ने का प्रयास इसी वीडियो के अंदर करिए क्योंकि समय बहुत ही कम बचा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है यहाँ पर, एनेलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के मध्य की संयोजक कड़ी का नाम लिखिए। तो क्या होती है भैया मध्य की इसकी संयोजक कड़ी, पेरीपेटस एनेलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के मध्य की संयोजक कड़ी है। कौन सी कड़ी है भैया, पेरीपेटस, ठीक है। किसके बीच की कड़ी है, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के मध्य की संयोजक कड़ी है पेरीपेटस, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए। उसका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अपसारी विकास एवं अभिसारी विकास की परिभाषा लिखिए। तो अपसारी विकास और अभिसारी विकास क्या होता है, पहले हम लोग देखेंगे अपसारी विकास भैया क्या होता है, ठीक है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देखिए क्या है, एक ही पूर्वज जाति के जीवों का विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में फैलकर और अपने अपने क्षेत्रों के वातावरण के अनुसार विभिन्न जीवन शैली अपनाकर धीरे धीरे वातावरण के अनुसार विभिन्न शैली अपनाकर धीरे धीरे विभिन्न जातियों में रूपांतरित होना। जैसे कि जो भी हमारी जाति रही हो, पूर्वज, हमारे पूर्वज कौन थे, आदि मानव, आप लोगों को भी पता होगा। उन्हीं की जीवन शैली को अपनाकर धीरे धीरे हम लोगों ने क्या करा, भौगोलिक क्षेत्रों में फैलकर अपने अपने क्षेत्रों और वातावरण के अनुसार, जैसे हम लोग फिलहाल यूपी से हैं तो यहाँ पर मौसम कैसा रहता है भाई, बसंत भी आती है, जाड़ा भी होता है, गर्मी भी होती है। अब यही जो कश्मीर में रहते हैं उनसे पूछिए, वहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ रहता है, ठीक है। तो अपनी अपनी क्षेत्र की परिस्थिति के अनुसार ढल जाना, ठीक है, या फिर जीवन शैली अपनाकर धीरे धीरे विभिन्न जातियों में रूपांतरित हो जाना ही हमारा अपसारी विकास कहलाता है। इसी का उल्टा देखिए अभिसारी विकास क्या होता है, विभिन्न पूर्वज व जाति के सदस्य एक भौगोलिक क्षेत्र में रहकर समान रूप के दिखाई देते हैं, ऐसा विकास अभिसारी विकास कहलाता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि विभिन्न पूर्वज व जाति के सदस्य, जो कई अलग अलग जाति के लोग हैं और जिनके अलग अलग पूर्वज होंगे, वो एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहकर समान रूप से दिखाई देते हैं। मतलब एक ही भौगोलिक क्षेत्र में वो लोग रहते हैं, इधर उधर भटकते नहीं हैं। तो वहाँ पर जो विकास होता है उसको हम बोलते हैं अभिसारी विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पर, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन किसे कहा जाता है। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन क्या होता है, युग्मक निर्माण के समय अचानक होने वाले ऐसे परिवर्तन, ठीक है, युग्मक निर्माण के समय अचानक होने वाले ऐसे परिवर्तन जिनसे क्या होता है, गुणसूत्रीय संरचना परिवर्तित हो जाती है तथा विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, वहाँ पर गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा।
फिर हम देखिए उसके बाद देखेंगे यहाँ पर क्रो मैग्नॉन मानव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्रो मैग्नॉन मानव कौन से होते हैं? मानव का उद्भव ब्लिस्टोसीन युग में हुआ है। ठीक है, जो मानव का उद्भव हुआ है, जो मतलब मानव जाति का जो हमारे तरह से उद्भव मतलब कि उत्पत्ति हुई है, वो कब हुई है? प्लिस्टोसीन युग में हुई है। आधुनिक मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। आप लोग को पता होगा जो इस समय हम लोग हैं, हम लोग के जो पूर्वज थे, जो आधुनिक मानव थे, ठीक है, उनका जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो है होमो सैपियंस। आज भी हम लोग का वैज्ञानिक नाम कौन सा है जंतु वैज्ञानिक बायोलॉजी के हिसाब से? होमो सैपियंस। तथा क्रो मैग्नॉन मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस फासिलिस है। जो क्रो मैग्नॉन मानव होता है उनका नाम क्या होता है? होमो सैपियंस फैसिलिस है। ठीक है, तो फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? रोमर के मतानुसार आधुनिक मानव की विभिन्न प्रजातियों के नाम लिखिए। आधुनिक मानव जैसे कि आजकल हम लोग होते हैं, तो उनके जो विभिन्न प्रजातियां हैं उनका नाम यहाँ पर लिखना है हम लोग को। तो देखिए रोमर ने मानव प्रजातियों को 4 समूहों में बांटा। कोई वैज्ञानिक आए होंगे भैया सनकी टाइप के, उन्होंने क्या करा कि आधुनिक मानव को 4 भागों में बांट दिया। पहला इन्होंने भैया कॉकेसाइड्स, मंगोलासाइड्स, निग्रोइड्स और ऑस्ट्रेलाइसाइड्स। ठीक है, तो ये उन्होंने कुछ अपना देखा होगा, तो वहाँ से इन्होंने क्या करा, 4 भागों में मनुष्यों को बांट दिया। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि मनुष्य में विषाणु जनित 4 रोगों के नाम लिखिए। तो 4 रोगों के नाम चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, कौन कौन से होंगे? पोलियो, डेंगू, ज्वर, खसरा, रेबीज, चेचक तथा हेपेटाइटिस आदि विषाणु द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग हैं। ठीक है, जो मनुष्य में किससे होते हैं? विषाणुओं से हो सकते हैं। उसके यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 रोगों के कारक व वाहक का नाम लिखिए। फील पॉव, मलेरिया, मस्तिष्क ज्वर। यहाँ पर ये 3 बीमारियाँ आपको दे रखी हैं। अभी इन्होंने पूछा है भैया कि ये किस तरह से होता है, किस वाहक कौन से होंगे, किसके द्वारा हमको ये बीमारी होती है, तो वहाँ पर आपको नाम लिखना पड़ेगा। पहले देखिए हम बात करेंगे फील पॉव, मतलब कि जो फाइलेरिया होती है, आप लोगों ने सुना होगा हाथी पाँव, जिसमें पैर हमारा फूल जाता है हाथी के पैर की तरह। ठीक है, हाथ पैर किसी का कोई भी अंग, तो वहाँ पर होता है फील पॉव। जो होता है कारक क्या होता है इसका, मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं वो कौन से होते हैं? बुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी, ये होता है कारक का नाम। और जो आता है जिसके द्वारा हमको मिलता है वो होता है मादा क्यूलेक्स मच्छर। एक मच्छर की प्रजाति होती है मादा में, जिसको बोलते हैं क्यूलेक्स। ठीक है, मलेरिया देखिए कैसे होती है, ये होती है हमें प्लाज्मोडियम जाति से। ठीक है, प्लाज्मोडियम जाति के जो मच्छर होता है जिनका नाम होता है मादा एनोफिलीज मच्छर, इनके काटने से हमको क्या होता है? मलेरिया होता है। अच्छा, अब डेंगू भैया किससे होता है? ये होता है फ्लेवी विषाणु से। फ्लेवी विषाणु मतलब मादा एडिस मच्छर, जो मादा एडिस मच्छर होता है उसके काटने से डेंगू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया यहाँ पर टाइफाइड बुखार उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव का नाम लिखिए। टाइफाइड कौन सा जीव उत्पन्न करता है हमारे में? साल्मोनेला टाइफी विषाणु। ये विषाणु जो होता है हमारे अंदर टाइफाइड बुखार उत्पन्न कर देता है। ठीक है, क्या नाम होता है? साल्मोनेला। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि इंटरफेरॉन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इंटरफेरॉन क्या होता है? देखिए ध्यान से देखिएगा इंटरफेरॉन क्या होता है। इंटरफेरॉन विषाणु प्रोटीन अणु होते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन के अणु होते हैं। जब कोशिकाएं विषाणु से संक्रमित हो जाती हैं हमारी, जब हमारे अंदर शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें जब विषाणु अटैक कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं, तो वो ये संक्रमित हो जाती हैं। जैसे कोरोना वायरस था, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम पे आक्रमण करता था, जिससे क्या होता था? हमारे अंदर का शरीर कमज़ोर हो जाता था। तो इस प्रकार के प्रोटीन्स को मुक्त करती हैं। ठीक है, जो विषाणु के संक्रमण को रोकती है, ये प्रोटीन स्वस्थ असंक्रमित कोशिकाओं को विषाणु के संक्रमण से बचाते हैं। तो जो इंटरफेरॉन जो इस तरह से जो प्रोटीन होते हैं हमारे शरीर में, ये हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, ये लाभदायक होते हैं। इंटरफेरॉन विषाणु ये क्या करते हैं? जो बाहरी विषाणु होता है, जैसे कोरोना था हमारे शरीर पर, उसने आक्रमण करा और हमारे जो शरीर की कोशिकाएं थी उनको डैमेज कर दिया। तो वहाँ पर क्या हुआ? इंटरफेरॉन अगर जिनके शरीर में कमज़ोर हो जाता था, इसी को इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं। इंटरफेरॉन जिसके अंदर प्रोटीन की कमी जो हो जाती थी, उसी के अंदर कोरोना ज़्यादा होता था, क्योंकि उनके अंदर क्या होगा? इम्यूनिटी सिस्टम जो कमज़ोर होगा, तो आपके अंदर के जो अच्छे वाले होंगे विषाणु, वो पुराने बुरे विषाणु से लड़ ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा? जो बुरे विषाणु होंगे वो जीत जाते हैं। इसीलिए क्या होता है? हमें बीमारियाँ हो जाती हैं। तो ये इंटरफेरॉन करता क्या है? ये प्रोटीन को असंक्रमित होने से बचाता है। ठीक है, संक्रमित होने से बचाता है और असंक्रमित नहीं होने देता। ठीक है, मतलब यहाँ पर इतनी आसान, अगर ये हमारे शरीर में है तो इतनी आसानी से हमें कोई भी विषाणु हानि नहीं पहुँचा सकता। उसका देखिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मनुष्य में अमीबता या फिर अमातिसार, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अमीबिएसिस रोग कैसे उत्पन्न होता है? इसका कारण क्या है? अमीबता या फिर अमीबिएसिस रोग एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा हमारे शरीर में उत्पन्न होता है तथा यह मनुष्य की आंत में पाया जाता है। ये जो विषाणु होता है ये कहाँ पाया जाता है? एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक विषाणु हमारे शरीर में आंतों में पाया जाता है। उसको देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या है? मनुष्य
नेस में साधारण जुकाम उत्पन्न करने वाले 2 विषाणुओं के नाम लिखिए। जैसे हम लोग को सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है तो इसको हम लोग वायरल फीवर कहते हैं, मतलब नॉर्मल सा बुखार। तो ये होता किस विषाणु के कारण है भैया? उनके 2 राक्षसों के नाम देखिए क्या है, एक का है राइनो विषाणु, एक का है कोरोना विषाणु। अब देखिए कितने होशियार हैं किताब वाले, हाल ही में कोरोना आया हुआ है तो यहाँ पर इन्होंने कोरोना भी लिख दिया है, जबकि ऐसा कोई वायरस नहीं होता है। राइनो विषाणु और कोरोना विषाणु, कोरोना तो भैया ये बहुत ही बड़ी महामारी थी ना, ये नॉर्मल वायरल फीवर थोड़ी ना है इसमें, लेकिन किताब में लिखा गया तो इसको हम लोग गलत कर नहीं सकते, तो आप लोगों को फिलहाल ये याद करना पड़ेगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, एक ऐसे प्राणघाती वायरल रोग का नाम बताइए जिसका पूर्ण इलाज संभव नहीं है। तो भैया किसका संभव नहीं है? एड्स का। ठीक है, एड्स क्या है? एक प्राणघाती रोग है, इसका रोग कारक HIV वायरस है। किसके कारण होता है हम लोग को एड्स? HIV के कारण है। HIV की फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। तो ये होता है, इसी के कारण हमें क्या होता है? एड्स हो जाता है, जो एक रेट्रोवायरस समूह है। इसका अभी तक पूर्ण इलाज संभव नहीं है। एड्स ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक इलाज किसी भी विश्व के किसी भी कोने में किसी भी अस्पताल में संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसके बाद भैया कि दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम बताइए। जो दूध से दही बन जाता है, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर, आप लोग अगर जिसने घर में दही जमाया होगा कि दूध में हम लोग थोड़ा सा दही का जामन ला के अगर डाल दें बाहर से तो वो पूरा दूध को दही बना देता है। तो आखिर ऐसा क्या होता है उसमें जो पूरे दूध को दही बना देता है? तो वो देखें हम लोग, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। भैया देखो सबसे बड़ा नाम आप लोग देख लीजिए, ये जो लैक्टोबैसिलस भैया जीवाणु होता है यही हमारे दूध से क्या करता है? दही का निर्माण कर देता है। उसके बाद हम लोग फिर यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। यह एक प्रतिजैविक है जो पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होता है। ठीक है, ये क्या है? प्रतिजैविक कवक है जो कि एक क्या होता है, हमें नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे, सिरका उत्पादन में किन जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है? जो सिरका बनता है गन्ने के रस से या फिर जामुन के रस से जो सिरका बनता है वो भैया कैसे, किन जीवाणुओं का उपयोग करके जो सिरका बनाया जाता है? तो सिरका या फिर एसिटिक अम्ल, केमिस्ट्री में हम लोग इसको एसिटिक अम्ल बोलते हैं, जिसका सूत्र होता है CH3COOH, आप लोग को पता होगा। या फिर एसिटिक अम्ल के निर्माण के लिए शर्करा के घोल का माइक्रोडर्मा एसिटी अथवा एसिटोबैक्टर एसिटी 2 जीवाणु होते हैं। देखिए मतलब नाम एक होता है, काम एक होता है, नाम अलग अलग होते हैं। ठीक है, दोनों ही का काम होता है कि रस से सिरका का बनाना, लेकिन नाम क्या होंगे अलग अलग। एक होता है माइक्रोडर्मा एसिटी, दूसरा हो जाता है एसिटोबैक्टर एसिटी। इनके क्या होता है, नामक जीवाणु द्वारा किण्वन कराया जाता है, किण्वन की क्रिया कराई जाती है जिससे हमें सिरका प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, राइजोबियम नामक सूक्ष्म जीव का कृषि में क्या महत्व होता है? तो राइजोबियम नामक जो सूक्ष्म जीव होता है उसकी कृषि में क्या भूमिका है? यह जीवाणु लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में सहजीवी के रूप में पाया जाता है। कौन से कुल में? लेग्यूमिनेसी। तथा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके विभिन्न यौगिकों का निर्माण कर उन्हें अपने पोषक पादप को उपलब्ध कराता है। ठीक है, ये जो राइजोबियम नाम का सूक्ष्म जीव होता है इसका एग्जाम्पल एक आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि केंचुआ। केंचुआ क्या करता है? कृषि की जमीन में धीरे धीरे पूरी मिट्टी को वो उर्वरक बना देता है। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के उर्वरक बना देता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जैविक तंत्रों एवं जैविक क्रियाओं का उपयोग मानव कल्याण हेतु किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी कहलाती है, मतलब विज्ञान की या फिर साइंस की वह शाखा जिसके अंतर्गत जैविक तंत्रों या फिर जैविक क्रियाओं का हम लोग यूज़ करके, मतलब मानव कल्याण हेतु उसका यूज़ कर सकते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी बोलते हैं। उसके देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि जिन अभियांत्रिकी में उपयोग होने वाले 2 वाहकों के नाम बताइए। जिन अभियांत्रिकी मतलब यहाँ पे इंजीनियरिंग। ठीक है, तो जिन इंजीनियरिंग में उपयोग होने वाले 2 वाहकों के नाम लिखना है। कौन कौन से होंगे जिन अभियांत्रिकी में उपयोग होने वाले 2 वाहक भैया जो होंगे? पहला होगा आपका जीवाणु, दूसरा हो जाएगा जीवाणु के प्लाज्म में पहला, दूसरा हो जाएगा बैक्टीरियोफेज। ठीक है, या फिर जीवाणु भोजी, एक ही चीज़ है, दोनों में से कोई एक नाम याद कर लीजिए, बैक्टीरियोफेज या फिर जीवाणु भोजी, दोनों का उपयोग वाहक के रूप में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी के चिकित्सीय उपयोग का वर्णन कीजिए। जैव प्रौद्योगिकी जो होता है उसको चिकित्सीय हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं? मानव कल्याण हेतु तो यूज़ करते हैं, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में उसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वो हमको देखना है। तो जैव प्रौद्योगिकी के चिकित्सीय उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला आपका हो जाएगा, मानव इंसुलिन का उत्पादन जीवाणु द्वारा किया जाता है। जो इंसुलिन हमारे शरीर में बनती है उसका उत्पादन किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा किया जाता है।
जीनी की चिकित्सा द्वारा आनुवंशिक रोग दूर किए जा सकते हैं। जो जीन चिकित्सा होती है उसके द्वारा जो हमारी पीढ़ी से पीढ़ी जो चले आते हैं जो लक्षण, अगर उसमें से कुछ गंभीर बीमारी हमको हो गई तो वो इसकी सहायता से सही किया जा सकता है। जिसका एक बढ़िया एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ठीक है, हाँ आप लोगों ने सबने देखा होगा इसको क्रिस 3 पिक्चर में। ठीक है, वहाँ पर जो वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ था वो क्या हुआ था, वो उनके एक तरह से फादर थे। ठीक है, तो अपने पिताजी का ही उसने क्या लिया था, बोन मैरो ले लिया था। तो इस वहाँ पर जीन चिकित्सा का ही यूज़ किया गया था। उसका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बायोपायरेसी क्या होती है। बायोपायरेसी क्या होती है, विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अन्य संगठन जब किसी देश के जैविक संसाधनों का समुचित उपयोग बिना भुगतान किए, समझ लो अनधिकृत रूप से करते हैं, तो वहाँ पर बायोपायरेसी कहलाती है। जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां कोई आ जाएं या फिर कोई अन्य संगठन आ जाएं, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी जो होती हैं या फिर अन्य संगठन कुछ भी, जहाँ पर कंपनी एक तरह से जो क्या काम करती है, जैविक संसाधनों का हमारा यूज़ करने आती है बिना परमिशन के, जो हमारे बायोकेमिकल जो यूज़ करने आती है हमारे क्षेत्र में कंपनियां, जो विभिन्न जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं उनका यूज़ जो करती है, उसी को यहाँ पर बायोपायरेसी बोला जाता है। उसका देखिए अगला अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जैव विद्युत कण संचलन क्या होता है। तो जैव विद्युत कण संचलन एक पृथक्करण विधि है जिसमें जैव अणुओं जैसे कि डीएनए, आरएनए या फिर प्रोटीन एवं उनके खंडों को विद्युत क्षेत्र में उनके अमाप एवं आवश्यकता के आधार पर अलग अलग बांटा जाता है। तो ये होता है हमारा जैव विद्युत कण संचलन। नेक्स्ट, डीएनए खंडों की पूंजीकरण विधि से को क्या कहते हैं, जो डीएनए खंड होते हैं उनकी जो पूंजीकरण किया जाता है, पूंजीकरण करने की विधि को क्या कहते हैं। डीएनए खंडों की पूंजीकरण विधि को शॉर्टगन विधि कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, शॉर्टगन विधि कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, एक नंबर में पूछ सकता है आप लोग से बहुविकल्पीय में। अगला क्वेश्चन उसके बाद है कि पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों पर टिप्पणी लिखिए। जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है हमारा, उसके जैविक घटक कौन कौन से होते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले सभी सजीव घटक जैसे कि पादप, जंतु, मानव, सूक्ष्मजीव, जीवाणु, विषाणु आदि जो होते हैं वो इसके जैविक घटक होते हैं। ये पारितंत्र में भिन्न भिन्न भूमिकाएं निभाते हुए पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित बनाए रखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, हम लोगों ने एक डायग्राम पढ़ा होगा आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में, वहाँ पर डायग्राम जो होता है वहाँ पर आपको दिखाया गया होगा पादप, जंतु, एक तरह से जीवन चक्र सबका दिखाया होगा, मानव, सूक्ष्मजीव, विषाणु सब कैसे क्या क्या खा के और कैसी कैसी परिस्थितियों में रहते हैं, वही सब पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। इकोटोन पर टिप्पणी लिखिए। इकोटोन क्या होता है, दो परितंत्रों के मिलने पर बना संक्रमण क्षेत्र जिसमें दोनों परितंत्रों के जीव मिलते हैं, इकोटोन कहलाता है। जैसे उदाहरण दलदल या फिर ज्वारदन मुख आदि। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा लिखिए। अभी हम लोग पढ़ के जस्ट आए कि पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। ठीक है, मतलब पारिस्थितिक तंत्र के घटक हम लोगों ने पढ़े कि मानव, जीवाणु, कीटाणु जो भी पढ़े ऊपर। तो देखिए अब उसकी डिफिनेशन आखिर होती क्या है, क्या होता है पारिस्थितिक तंत्र। तो देखिए इसकी डिफिनेशन सिंपल सी है कि वह तंत्र जो वातावरण के जैविक तथा अजैविक कारकों के परस्पर संबंधों तथा प्रक्रियाओं को व्यक्त करते हैं, पारितंत्र कहलाते हैं। ठीक है, पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टेंसले ने सन 1935 में किया था। तो पारितंत्र या फिर पारिस्थितिक तंत्र, यहाँ पर दोनों शब्द को एक ही चीज़ माना गया है केवल इस क्वेश्चन में। ठीक है, सभी जगह ना सोच लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पर्णहरिम की उपस्थिति में CO2 एवं जल द्वारा भोजन ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कौन करता है, आप लोग को पता होगा, हम लोगों ने छोटे में पढ़ा था, कक्षा 8 या कक्षा 9 में ये चीज़ पढ़ी थी कि जो हमारे पेड़ होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, सूर्य की किरणों से, या फिर बोल सकते हैं आप लोग प्रकाश संश्लेषण से। तो वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, CO2 लेते हैं, CO2 के साथ जो हम लोग पानी डालते हैं, उस पानी से और जो धूप उन्होंने ली, उन दोनों को मिला के वो लोग ग्लूकोज बना लेते हैं। वही उनका क्या होता है, लंच होता है। ठीक है, वही उनका खाना होता है। तो इन सब में कौन सी गैस मुक्त होती है ये पूछा गया। तो भैया पेड़ हम लोग को कौन सी गैस देते हैं, सबको पता है, ऑक्सीजन गैस। तो यही छोटा सा इसका आंसर है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, ऊर्जा के पिरामिड की मुख्य विशेषताएं क्या है। ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है, पहला होता है यह पारितंत्र या पोषक स्तर में ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह को दर्शाता है। दूसरा है यह सदैव सीधा ही रहता है। ठीक है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा ये सीधा रहेगा, टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग में आप लोग को नहीं मिलेगा। तो ये होती हैं इसकी दो प्रमुख विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद, जैव विविधता की परिभाषा लिखिए। जैव विविधता क्या होती है, किसी एक क्षेत्र में मौजूद विभिन्न प्रजातियों और इन प्रजातियों के पारिस्थितिक तंत्र की विविधता ही जैव विविधता कहलाती है। किसी एक विशेष क्षेत्र में मौजूद विभिन्न प्रजातियों, ठीक है, और इन प्रजातियों के पारिस्थितिक तंत्र की विविधता ही जैव विविधता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता या फिर तप्त स्थल को परिभाषित कीजिए। ऊपर देखिए सेम चीज़ थी लेकिन यहाँ पर तप्त स्थल भी लगा दिया। तो देखिए भैया इसका आंसर में क्या होगा,
तप्त स्थल पृथ्वी पर पादप एवं जंतुओं की दुर्लभ प्रजातियों की घनी आबादी के क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तप्त स्थल जो कहा जाता है वो किससे कहा जाता है, जो जंतुओं की दुर्लभ प्रजातियां हैं हमारे में जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। ठीक है, उनका जो घनी आबादी जहाँ पर होगी, ऐसे मान लीजिए जैसे हमारे देश में टाइगर जो होते हैं, चीता, उनको क्या है संरक्षित करके रखा गया क्योंकि वो बहुत ही कम बचे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए एग्जाम्पल आप लोग को बताएं, मान लीजिए वो कितने बचे हैं, 100 बचे हैं। ठीक है, चीता हमारे देश में 100 बचे हुए हैं, तो उनको एक स्पेसिफिक क्षेत्र दे रखा है कि भैया इसके अंदर केवल चीता रहेंगे, यहाँ कोई भी मनुष्य नहीं जाएगा। तो एक मान लीजिए अगर 1 किलोमीटर का एरिया उनको दे दिया जाए, 1 किलोमीटर का एरिया, तो या फिर जैसे क्रिकेट स्टेडियम होता है, केवल उतना क्षेत्र दे दिया जाए, उसमें आपको 100 चीते छोड़ दिए जाएँ, तो भैया वो वहाँ पर तो घनी आबादी होगी ना केवल उतने क्षेत्र में चीतों की। और पूरे देश में बात करें तो कुछ नहीं है, लेकिन उस क्षेत्र की केवल बात करिए जो बाउंड्री होती है क्रिकेट स्टेडियम की, उसके बीच में अगर आप 100 चीते खड़े कर दो तो वहाँ तो घनी आबादी होगी ना चीतों की। तो वही यहाँ पर कहा गया, घनी आबादी के क्षेत्र होते हैं, उन्हीं को हम वहाँ पर तप्त स्थल बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर जो विलुप्त होने के कगार पर है उनको इकट्ठा कहीं पर रख दिया जाए तो वहाँ उनकी आबादी क्या होगी, बढ़ेगी। तो वही पॉइंट हमारा कहलाएगा तप्त स्थल, जो मानवीय गतिविधियों द्वारा नष्ट होने के खतरे का सामना करते हैं। बाकी सर ये वही लिखा हुआ है जो हमने आपको अभी समझा दिया। ठीक है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद अपरा की परिभाषा दीजिए, इसके 2 कार्य लिखिए। अपरा क्या होता है, देखिए बहुत बार हम लोगों ने ये चीज़ सुनी है कि अपरा होता क्या है, और पूछा भी देखिए कई सालों में गया, 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 लगातार लगभग ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए अपरा क्या होता है, साइड में हेडिंग डालेंगे अपरा। अपरा वह संरचना है जिसके द्वारा जरायुष स्तनधारियों का विकासशील भ्रूण या फिर गर्भमात्र गर्भाशयी रुधिर से अपना पोषण प्राप्त करता है। मतलब जो भ्रूण में एक तरह से जो बच्चा पल रहा होता है उस समय वो क्या करता है, जो रुधिर से अपना भोजन पोषण प्राप्त करता है। जैसे माँ के पेट में जैसे बच्चा रहता है, ठीक है, 9 महीने जो भी वो अपना रहता है उस पेट में वो, लेकिन उसको भोजन कैसे मिलता है भाई, कुछ ना कोई कोशिकाएं तो होंगी ना उसके जो जिससे उसको जो है भोजन मिल रहा होगा, भूखा थोड़ी ना रहता है 9 महीने वो। तो वही जो कोशिकाएं, जिन कोशिकाओं से वो अपना भोजन प्राप्त करता है, कोशिकाएं कौन सी होती है, जिनमें रुधिर बह रहा होता है। रुधिर मतलब खून बह रहा होता है। तो एक तरह से खून में से जो मेन चीज़ होती है, पोषण जो होता है, उनके खून में हमारे जो प्रोटीन होता है उससे वो अपना भोजन प्राप्त करता है। उसी को यहाँ पर अपरा बोला गया है, या फिर प्लेसेंटा इंग्लिश में बोला गया है। तो इसी से अपरा ही होती है वो कोशिका जिससे वो क्या करता है, जो अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, अब हम भैया इसके बाद देखने वाले हैं इसके अपरा के कार्य क्या होते हैं। तो अपरा के कार्य देखिए क्या है यहाँ पर। पहला है, अपरा के द्वारा विकसित होते भ्रूण को पोषण एवं ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ठीक है, हाँ एक चीज़ तो हम भूल ही गए आप लोग को बताना, भैया जो बच्चा पेट में रहेगा उसको भोजन चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए, क्योंकि सांस नहीं लेगा तो फिर जिंदा कैसे बचेगा, या फिर खाना नहीं खाएगा तो जीवित कैसे बचेगा, पानी नहीं पिएगा तो जीवित कैसे बचेगा। तो वो सभी चीज़ें अपरा के द्वारा ही उसको मिलती हैं। फिर है, अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन गर्भावस्था बनाए रखने और शिशु जन्म में सहायता करते हैं। अपरा द्वारा उत्सर्जित पदार्थ भ्रूण के रुधिर से विसरण द्वारा मात्रा के रुधिर में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये मेन जो कार्य था वो हमारा ऑक्सीजन वाला और भोजन वाला था। ठीक है, जो बच्चे को मिलता है। उसके देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे परागण तथा निषेचन में अंतर। भैया ये अंतर देखिए बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, परागण और निषेचन में क्या होता है देखते हैं। ठीक है, तो देखिए एक तरफ हमने लिख रखा है परागण, एक तरफ लिख रखा है निषेचन। पहला देखिए क्या है, पराग कणों के परागकोश से बत्रिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया परागण कहलाती है। ठीक है, निषेचन में क्या होगा, अगुणित नर तथा मादा युग्मकों का संलयन निषेचन कहलाता है। जहाँ पर कई सारे नर युग्मक और मादा युग्मक एक ही जगह पर मिलते हैं आके, वो हमारा निषेचन कहलाता है। दूसरा पॉइंट यह 2 प्रकार का होता है, और स्वपरागण एवं परपरागण। ठीक है, ये भी 2 प्रकार का होता है, एकल निषेचन, द्विनिषेचन। यह अनेक माध्यमों से होता है, जैसे वायु, जल, कीट आदि। इसे माध्यमों की आवश्यकता नहीं होती। फिर देखिए, यह क्रिया बीजांड से बाहर होती है, यह क्रिया बीजांड के अंदर होती है। तो ये था प्रमुख अंतर। इसके हमने 4 पॉइंट आप लोग को बताए, याद कर लीजिएगा। 4 में से अगर आप वहाँ पर 3 भी लिख पाते हो तब भी आप लोग के लिए काफ़ी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए उसके बाद क्या है कि नर मानव में वृषण जो होते हैं वो उदर गुहा के बाहर होते हैं, क्यों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो वृषण होते हैं नर मानव के शरीर में वो बाहर क्यों होते हैं शरीर के। ठीक है, तो देखिए इसका क्या आंसर है कि नर मानव में वृषण जो होते हैं वो शरीर से बाहर वृषण कोष में उपस्थित होते हैं। ठीक है, वृषण कोष का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जिस पर शुक्राणुओं का निर्माण हो सकता है। शरीर का तापमान अधिक होने के कारण शरीर के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण संभव नहीं है। इसीलिए जन्म के समय वृषण अपने मूल स्थान से हटकर वृषण कोष में चले जाते हैं। ठीक है, जो वृषण जो होते हैं हमारे शरीर से बाहर इसीलिए होता है ताकि उसमें शुक्राणु आसानी से बन पाएँ। अगर शरीर के अंदर होगा तो वहाँ पर शुक्राणु नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हमारे शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जबकि वृषण कोष का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है हमारे शरीर की तुलना में। जैसे शरीर का हमारे होगा मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर 10 डिग्री सेल्सियस, तो वृषण कोष में केवल 7 से 8 डिग्री सेल्सियस ही होगा।
ठीक है। तो यार वीडियो अगर देखिए पसंद आई हो तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर लीजिएगा मेरी मेहनत के लिए, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आप लोग को ऐसी वीडियो और मिलती रहें, क्योंकि अभी आप लोग को कल एग्ज़ाम है और आप आज आपको पूरी किताब का रिवीजन करना है। तो ऐसे में आप लोग के लिए लगातार पार्ट बना रहे हैं हम वीडियोस के, एक इकट्ठा बना देंगे 3 से 4 घंटे का, तो वहाँ पर आप लोग पूरा पढ़ भी नहीं पाओगे और समय भी बर्बाद होगा। तो 20-20, 25-25 मिनट के हम पार्ट बना रहे हैं आप लोग के, ताकि आप लोग आराम से देख पाओ, थोड़ा रेस्ट ले लेके और आसानी से अपनी पूरी तैयारी कर पाओ। ठीक है, तो मिलते हैं इसके नए पार्ट के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।